एक चीज बढ़ता है, ये पैदा लेता है और उम्र बढ़ता है। हमारा समाज जन्म लेता है और उम्र बढ़ता है, तो जन्म लेता है और उम्र बढ़ता है, इसलिए वोट डालने का अधिकार का कनेक्शन उम्र से होनी चाहिए। इनकम टैक्स पे करने से नहीं होनी चाहिए या एजुकेशन से नहीं होनी चाहिए। ये बात जो बाबा साहब अम्बेडकर जी रखा, अंग्रेजों को मानना पड़ा, तब जाकर व्यस्क मताधिकार लागू हुआ। ये जो 4 अधिकार आए, उस 4 अधिकार के खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन करते हैं और अंतिमतः 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। और उन 4 अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टेड, उसको गांधी जी खा जाते, निगल जाते, समझौते में समाप्त कर दिया। तो हमारे लोगों की बर्बादी का मूल कारण वही है। हमारे लोग बर्बादी का मूल कारण क्या है? सेपरेट इलेक्टेड को गांधी जी ने खत्म कर दिया। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। 25 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच देते हैं। ये जो पूना पैक्ट है, ये गांधी और कांग्रेस के द्वारा जबरदस्ती से हमारे लोगों पर थोपा हुआ समझौता है। थोपा हुआ समझौता है। और उस पूना पैक्ट से क्या हुआ? इस देश में रियल रिप्रेजेंटेशन समाप्त कर दिया। वास्तविक लीडर पैदा होनी चाहिए, वो खत्म हो गया। रियल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। कैसा नेता पैदा हुआ हमारे देश में? कैसा नेता पैदा किया जा रहा है? जैसे ये जो किसान लोग होते, किसान क्या करते हैं? जब फसल लगाते हैं, जब फसल पकने का होता है, तो कहीं जानवर उसको खा ना जाए, चिड़िया उसके दानों को चुग न ले, तो खेतों में नकली किसान खड़ा कर दिया जाता है। एक डंडा ऐसे लगाते हैं, एक मिट्टी का मटका लगा देते हैं, एक डंडा ऐसे बांध देते हैं, पुराने कपड़े डाल देते हैं। चिड़िया या जानवर दूर से देखता है किसान खड़ा है, जानवर दूर से देखता है किसान खड़ा है, मगर वो असली किसान नहीं है। वो किसान के पोजीशन में होता है, किसान के पावर में नहीं होता। किसान के पोजीशन में होता है, किसान के पावर में नहीं होता। अगर जानवर चला जाए तो पावर नहीं है जानवर को भगाने का, मगर जानवर दूर से देखता है किसान खड़ा है। नजदीक चला जाए तो कहेगा ये तो नकली किसान है। तो पूना पैक्ट ने क्या किया? हमारे देश में उन नकली नेताओं को पैदा किया, जिसको जनता और समाज दूर से देखता है, अरे हमारा नेता जा रहा है, और नजदीक जाके कहे अरे समाज पर ये अत्याचार हो रहा है, थोड़ा ये कर दो, तो कहेगा ये करने लायक नहीं। अर्थात रियल रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो गया। वास्तविक लीडर जो पैदा होना था, जो अधिकार 17 अगस्त 1932 को मिला, उससे जो वास्तविक लीडर पैदा होना चाहिए था, 24 सितंबर 1932 के पूना पैक्ट से वो वास्तविक लीडर पैदा होना बंद हो गया। अर्थात गांधी जी ने हमारे नेताओं का नसबंदी कर दी 24 सितंबर 1932, जिसके वजह से 131 रिजर्व सीट के लोग चुन करके जाते हैं, कुछ बोलने लायक नहीं है। 131 सांसद चुन करके जाते हैं, 1250 एमएलए चुन करके जाते हैं एससी और एसटी के रिजर्व सीट से, मगर ये कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने 24 सितंबर 1932 को ही नसबंदी कर दिया था, और उसी वजह से पैदा होकर के जा रहे। अर्थात रियल रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा और क्या किया जाए। तो अब इन्होंने प्लान बनाया कि किसी तरीके से संविधान सभा में जाना चाहिए, और संविधान सभा में जाकर अपने लोगों के लिए अधिकार संविधान सभा में लिखना चाहिए। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बना करके जब 1946 में, जुलाई 1946 में
संविधान सभा का चुनाव हुआ। 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर चुन करके नहीं आना चाहिए। एक मुंबई से महाराष्ट्र जिसको हरा दिया गया, तो एक व्यक्ति चुन करके गए थे शेड्यूल कास्ट का, वो भी बंगाल से, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो चुन करके गए, तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने देखा बाबा साहब अम्बेडकर को हार गए, अब कौन सा संविधान लिखाएगा? ये तो ब्राह्मण लोग अपने फेवर में संविधान लिखने का काम करेंगे। इसीलिए जोगेंद्र नाथ मंडल ने संविधान सभा से रिजाइन लिख दिया, और रिजाइन लिखकर उसकी सीट खाली हो गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण देते हैं, आपके लिए हमने सीट खाली कर दिया है, आइए मैं आपको जिता के भेज देता हूं। और बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जितवा करके भेज दिया संविधान सभा में। अब इन मनुवादियों के अंदर इतनी हलचल पैदा हुई, जिसको हम रोकना चाहते थे वो आ गए जीत कर। इन लोगों ने दूसरा षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये हुआ कि भारत का विभाजन होने वाला है, भारत और पाकिस्तान नाम का देश होने वाला है, एक पाकिस्तान नाम का देश अलग होने वाला है। ये जो भारत का टुकड़ा होगा, क्यों न इस टुकड़े में बंगाल का भी टुकड़ा कर दिया जाए। और बंगाल का टुकड़ा क्यों किया जाए? क्योंकि अगर हम बंगाल का टुकड़ा करेंगे तो बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा, एक हिस्सा इधर भारत को आएगा, और वैसे हिस्सा जिस क्षेत्र से बाबा साहब अम्बेडकर चुन करके संविधान सभा में गए, वो एरिया, वो क्षेत्र पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर रहेंगे, मगर कहां का? पाकिस्तान। साथियों, यही हुआ, भारत का विभाजन हुआ। उस भारत के विभाजन में बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल हो गया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, वही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हुआ। और पंजाब का टुकड़ा हुआ, वो पाकिस्तान बना, वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ। बंगाल का टुकड़ा से जो गया, पूर्वी पाकिस्तान गया। उस पूर्वी पाकिस्तान में खुलना, जशोर, फरीदपुर और बोरीसार, जहां से बाबा साहब अम्बेडकर इस एरिया से जीत के गए थे, ये एरिया पाकिस्तान के खाते में डाल, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी सदस्यता सीट के साथ यदि पाकिस्तान चले जाएंगे तो हमारा टेंशन भारत में समाप्त हो जाए। ऐसा ब्राह्मणों ने सोचा, अगर ये पाकिस्तान चले जाते, इसकी सदस्यता चली गई पाकिस्तान, तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और यदि बाबा साहब अम्बेडकर रहते हैं भारत में और इसकी सदस्यता चली जाती है पाकिस्तान, तो ये भी कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने ऐलान किया कि हम तो रहेंगे भारत में, मगर इस देश का जो भी संविधान लिखा जाएगा, उस संविधान सभा में जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, हमारे लोगों के लिए अधिकार बहाल होंगे, तब तक हम किसी भी संविधान को मान्य करने वाले नहीं। झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा जब अंग्रेजों को मालूम हुआ, अंग्रेजों ने कांग्रेस को प्रेशर डाला, किसी भी हाल में डॉक्टर अम्बेडकर को जितवा करके संविधान सभा में लाओ, और जब तक नहीं आते हैं तब तक हम सत्ता का ट्रांसफर करने वाले नहीं हैं। तो वो सत्ता का ट्रांसफर हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो जुलाई 1947 में, मैंने आजादी के, तथाकथित आजादी के 1.5 महीने पहले, जुलाई 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर फिर महाराष्ट्र से उनको चुनवा कर लाया गया, पूना से बैरिस्टर जयकर के सीट से चुन करके फिर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आए और संविधान को सारा लिखने का काम किया। साथियों, 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्पीच है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के सभागार में 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर एक स्पीच देते हैं, अर्थात
एक समीक्षा करते हैं। समीक्षा किस बात का करते हैं? 17 अगस्त 1932, जिसमें बाबा अम्बेडकर अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल किए। 17 अगस्त 1952, जिसका 20 साल पूरा हुआ, उस 20 साल पर एक समीक्षा करते हैं। वो समीक्षा इस बात का करते हैं कि हमने आप लोगों के लिए कितना काम किया हो और कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसको आप लोगों को पूरा करना है। इसकी समीक्षा करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं, वो समीक्षा मीटिंग में कहते हैं, वो समीक्षा मीटिंग में ये बात कहते हैं, एक व्यक्ति को जिंदगी में जितना काम करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा काम हमने आप लोगों के लिए किया हो। एक व्यक्ति को जिंदगी में जितना काम करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा काम हमने आप लोग किया हो। कौन सा काम किया हो वो काम भी गिनती करवाते कहते हैं। हमने उन समाज के अंदर, कौन सा समाज? जिस समाज को जब भूख लगता था, भूख किधर लगता है? इधर। भूख इधर लगता था तो देखता किधर था? आसमान की तरफ देखता था। आसमान में क्यों देखता था? कि कहीं चील कौवा कीड़ मंडरा रहे हैं कि नहीं। अगर चील कौवे कीड़ मंडरा रहे हैं, इसका मतलब कहीं मरा हुआ मुर्दा जानवर जरूर पड़ा हो। तो हमारे लोग चाकू छुरी और थाली लेके दौड़ते थे इधर, जिधर गिद्ध मंडरा रहे होते थे। भूख इधर लगता था, देखता था आसमान में। ये हालात थी हमारे सब लोगों की, इस देश के अछूत समाज की हालात थी। कहते ऐसे समाज के अंदर हमने वो मान, सम्मान, स्वाभिमान पैदा किया जो सबसे बड़ा काम किया। ऐसे समाज के अंदर हमने चेतना डाली, मान सम्मान पैदा किया। जो समाज बाबा अम्बेडकर, जिस समाज को बाबा अम्बेडकर कहा करते थे, अरे मरे मुर्दे क्यों खाते हो? मरे मुर्दे खाने के बजाय भूखे मर जाओ। हमने पढ़ाई के क्रम में 2-2, 3-3 एक ब्रेक खा करके दिन भर गुजारा करते थे और पढ़ाई करते थे। लंदन में उदाहरण देते हैं, इसलिए मरे मुर्दे मत खाओ। तो समाज क्या कहते थे? अच्छा तो अच्छा अंग्रेजी लंदन में पढ़ के आया, हमें तो सिखा रहे हो मरे मुर्दे नहीं खाओ तो क्या भूखे मर जाओ? ऐसा बोलने वाला समाज जो कहता मरे मुर्दे ही खाएंगे, ऐसे समाज के अंदर वो मान, सम्मान, स्वाभिमान, चेतना पैदा करने का काम किया। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। दूसरा काम बताते हैं, दूसरा हमने क्या किया? कहते हैं जो पार्लियामेंट देख रहे हो, संसद भवन, इस पार्लियामेंट में हमारे लोगों को झाड़ू देने के लिए रखा नहीं जाता। पार्लियामेंट में झाड़ू देने के लिए भी हमारे लोग रखा नहीं जाता। और उस पार्लियामेंट में हमने आप लोगों का मंत्री बिठा दिया हो। कौन सा? जो हमारे लोगों को पढ़ाई का दरवाजा जो हजारों साल से बंद था, ब्राह्मणों के मनुस्मृति संविधान की वजह से बंद था, उस दरवाजे को खोल दिया और अपने लोगों के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त किया। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की और शिक्षा की वजह से हमारे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी, पदाधिकारी, मास्टर, प्रोफेसर बनना शुरू हो गए। वो व्यवस्था हमने की। ये 3 काम हमने किया। उस एजुकेशन की जो हमारे लोग लायक हो गए। अभी लायक लोग क्या कहते हैं? वो लायक लोग ये कहते हैं, अरे मैं तो अपनी योग्यता से मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी हो गया, अपनी योग्यता से हो गया। अपनी योग्यता के बलबूते हुआ हमने मेहनत किया, रात रात भर पढ़ाई किया, कंपटीशन फेस किया, तब जाके अच्छे अधिकारी हम बन गए। ऐसा वो कहते हैं। मगर उनसे एक सवाल पूछा जाए, आपके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, मानता हो, मगर एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या कहता है? बिना अवसर का योग्यता शून्य होती है।
पास योग्यता है, काबिलियत है, अवसर ना दिया जाए, क्या होगा? वो योग्यता शून्य हो जाएगी। तो साथ ही 3 काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किए। और फिर क्या कहते हैं? मगर फिर भी कुछ काम अधूरा है, फिर भी काम अधूरा है जिसको मैं कर नहीं पाया, और उस काम को करने के लिए आप लोग जान की बाजी लगा दो। इसलिए वो क्या कहते हैं? मेरा जय जयकार करने की बजाय मेरा जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। वो अधूरा काम कौन सा है? जिस काम को हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है करने की, वो कौन सा वो अधूरा काम है? वो अधूरा काम है, पहला काम बताते हैं, सामाजिक क्रांति करना होगा। सामाजिक क्रांति करना होगा। और दूसरा काम करना होगा, जाति विहीन समाज का निर्माण करना होगा। 2 काम अधूरा है। अब सामाजिक क्रांति किसे कहते हैं? ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामाजिक क्रांति यदि होगा तो फिर क्या होगा? सामाजिक क्रांति से राजनैतिक क्रांति होगा, सामाजिक क्रांति से राजनैतिक क्रांति होगा। सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आएंगे, और जब सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आएंगे तो वो कहा करते थे, जाओ अपने घर जाओ और घर की दीवारों पर लिखो, हमें इस देश का शासन करती जमात बनना है। जब सत्ता हाथ में आएगा तो हमारा समाज इस देश का शासन करती जमात बनेगा, और जब शासन करती जमात बनेगा इस देश के अंदर जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है, जो असमानता वाली व्यवस्था है, जो ऊंच नीच वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। अर्थात व्यवस्था